एक बार जरा सोच के देखिए, आज जहाँ शरीर के किसी हिस्से पर काट जाना, छील जाना या शरीर के किसी हिस्से का झुलस जाना हमें मामूली सा लगता है, कभी इंसानों की दुनिया में ये एक जानलेवा और क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं सदी के तीसरे दशकों तक मामूली सा दांत का दर्द भी जानलेवा साबित होता था। बच्चों को जन्म देने के बाद माँ और बच्चे को स्वस्थ रख पाना भी काफी चैलेंजिंग हुआ करता था। यहाँ तक कि घिसा हुआ या फिर सूजा हुआ घुटनों भी आपकी जान ले सकता था, और इसके मूल में था बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो कि एक अदृश्य हत्यारे की तरह काम करता था। भले ही आज इन चीजों को हम छोटी मोटी प्रॉब्लम मानते हैं और सिंपल दवा या उपचारों के जरिए बड़े ही आसानी से हम इससे निपट लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कभी ये इतना आसान नहीं था। विश्व विज्ञान की इस एपिसोड में हम एक ऐसी आविष्कार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल दी। एक ऐसी दवाई जिसने लाखों जिंदगियों को बचाने का काम किया, जिसे आप और हम एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। पुराने मिस्र में लगभग 2000 बीसी में तब के डॉक्टर्स जख्मों पर फफूंदी लगी रोटी लगाते थे। सुनने में शायद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सचमुच ये काफ़ी असरदार उपचार हुआ करता था। उस हल्की हरीदार चीज़ में एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड मौजूद थे जो बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि जार्म थ्योरी और माइक्रोबायोलॉजिकल रीजंस के बारे में उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, बस उपचार इफेक्टिव था और इसलिए वे इनका इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि एंशियन इजिप्टियन फिजिशियंस इमोटेब, जिन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन के तौर पर जाना जाता है, उन्हें भी जार्म और माइक्रोबायोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पता नहीं था। प्राचीन चीन और ग्रीस में लोग जख्मों को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर लहसुन, शहद और यहाँ तक कि फर्मेंटेड सोयाबीन सोप का भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि ये कोई एंटीबायोटिक नहीं था, लेकिन ये माइक्रोब्स के खिलाफ कुदरती हथियार के रूप में काम करता था। बीमारी फैलाने वाले इस अदृश्य जीवों के बारे में शुरुआती जानकारी एंशियन रोमानियन के समय काल से ही था, और वे इसका कारण मेइस्मा यानी कि खराब हवा या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ से निकलने वाली जहरीली भाप को मानते थे। बेसिकली इनका ये तरीका ऑब्जर्वेशन और ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर आधारित था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स जैसे फफूंदी वाली ब्रेड या शहद से इलाज किए गए घाव बेहतर तरीके से भर रहे थे और उनमें इन्फेक्शन भी कम हो रहे थे। उपचार के इस तरीके का जिक्र 1550 बीसी की एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में भी मिलता है। 1860 को लुई पास्तर और रॉबर्ट कोच की एक एक्सपेरिमेंट ने इस प्राचीन मिथ को बदल दिया। पास्तर ने साइंटिफिकली प्रूफ किया कि हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना और अन्य जैविक तत्वों को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि अपने आप पैदा होने वाले बैक्टीरिया। 1870 से लेकर 80 के दशक में रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक खास माइक्रोब एक खास बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कॉलेरा के लिए बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरे जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह बैक्टीरियम बैसिलिस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स के लिए जिम्मेदार होता है, और बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस श्रेणी के बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेटियम मोल्ड से बैक्टीरिया को मारने वाला एक पदार्थ बनता है, जिसे उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। फ्लेमिंग तब लंदन के सेंट मेरी हॉस्पिटल में बैक्टीरियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। फ्लेमिंग अपने परिवार के साथ 2 हफ्ते के लिए अपने गांव छुट्टी मनाने गए हुए थे। छुट्टी से लौटने के बाद उनकी नजर टेबल पर बिखरी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वाली एक पेट्री डिश पर पड़ी, जो फफूंदी से खराब हो गई थी। साथ ही उन्होंने गौर किया कि एक फफूंद यानी फंगस, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पेनिसिलियम नोटेटम कहा जाता है, उसने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फफूंद के आसपास के बैक्टीरिया नष्ट हो गए थे, जबकि दूर की बैक्टीरिया अभी भी एक्टिव थी। हालांकि इसकी मात्रा काफ़ी कम थी और इसे उपयोग में लाने के लिए इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता थी।
फ्लेमिंग इस कंपाउंड को अलग करने और इसे बड़ी मात्रा में तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आखिरकार 1930 के दशक के आखिर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन के प्रयास ने इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को अलग करने में सफलता हासिल की। 25 मई 1940 को हार्वर्ड फ्लोरी, अर्नस्ट चेन और नॉर्मन हेटली समेत इस विषय पर कार्यरत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी टीम ने स्ट्रेप्टोकोकस जैसी जानलेवा इन्फेक्शन से ग्रसित चूहों पर इसका प्रयोग किया और चिकित्सा विज्ञान में पेनिसिलिन की पोटेंशियल को उजागर किया। उन्होंने पाया कि पेनिसिलिन का उपयोग करने वाले सभी चूहे इस बीमारी से बच गए और बाकी चूहे जिन पर पेनिसिलिन का उपयोग नहीं किया गया वे सभी चूहे मर गए। इस प्रयोग ने एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट और इसकी अहमियत को और बड़ा कर दिया। अगस्त 1940 को द लांसेट, जो कि एक इंडिपेंडेंट जनरल मेडिकल जर्नल है, चौंका देने वाले इस नतीजे को पब्लिश किया गया, जिसने पेनिसिलिन नामक इस चमत्कारी दवा के बारे में लोगों को परिचित करवाया। अब बारी था इंसानों पर इसका प्रयोग करना। 12 फरवरी 1941 को एल्बर्ट अलेक्जेंडर नामक 43 वर्षीय एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर पर पहली बार प्यूरिफाइड पेनिसिलिन का उपयोग किया गया। वे स्टेफिलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल नामक एक गंभीर जानलेवा इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जो कि एक छोटी सी खरोच से फैल गई थी। इस प्रयोग के नतीजे तो चौंकाने वाले मिले और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पेनिसिलिन की डोज ना होने की वजह से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और कुछ हफ्तों के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे ये जरूर साबित हो चुका था कि इंसानों पर भी पेनिसिलिन का उपयोग असरदार रहने वाला है। अब शोधकर्ताओं को बड़े पैमाने पर पेनिसिलिन तैयार करने की जरूरत महसूस हुई और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने जमीन पर खेती करने के बजाय डीप टैंक फर्मेंटेशन मेथड को चुना। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो पहले वाले तरीकों से सैकड़ों गुना ज़्यादा पेनिसिलिन पैदा कर सकता था। इस तकनीक का इस्तेमाल आज पेनिसिलिन के अलावा साइट्रिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पेनिसिलिन नोटेटम अब लिक्विड फॉर्म में बनने लगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में प्रोडक्शन बाधित हो रहे थे, जिसके चलते इस परियोजना को एक पार्टनरशिप के तहत यूएस के नॉर्दर्न रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया गया। आगे चल के इसी पेनिसिलिन नोटेटम को एंटीबायोटिक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसने लाखों जिंदगियां बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इन्फेक्शन से बचने के लिए आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीबायोटिक के आविष्कार को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो विश्व विज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।